Welcome students, welcome to the lecture number 3 of file handling in Python। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बाइनरी फाइल्स के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे और बाइनरी फाइल से जुड़े हुए कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आगे के जो वीडियोज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक तो टेक्स्ट फाइल के बारे में देख लिया था कि कैसे उसको हैंडल करना है हम लोगों ने। आज हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल से हमने किस तरह से काम करना है। जब हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें ना एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है और उस मॉड्यूल का नाम है पिकल। सो आपको हमेशा यहाँ पे इंपोर्ट और इधर पिकल लिखना होगा। ठीक है, इंपोर्ट पिकल लिखना होगा। अभी जो पिकल मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं मेरे पास। एक फंक्शन जो है वो है मेरे पास डंप, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो है वो मेरे पास दे रखा है, उसका नाम है लोड। एक डंप है, एक लोड है। अब देखो ये डंप और लोड करते क्या है क्या होता है, जैसे सपोज मान लो अगर मुझे कोई लिस्ट का डेटा या किसी चीज का डेटा बाइनरी फाइल में डलवाना हो, ठीक है, यानी कि अगर मान लो मैंने कोई डेटा अपना लिस्ट के अंदर मैनेज करा हुआ है तो इस लिस्ट को मैं कहूंगा कि यार एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। सो अब अगर इस ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे बाइनरी फाइल में डलवाना है तो पहले इस ऑब्जेक्ट के डेटा को मुझे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट जब ये स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डेटा आपकी जो बाइनरी फाइल है उस बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है, बाइनरी फाइल के अंदर ये डेटा क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ठीक है जी। सो इस प्रोसेस को कि जहां पे लिस्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट का डेटा है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट होगा, इसको हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सीरियलाइजेशन, या हम इसको पिकलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो जब लिस्ट या किसी और ऑब्जेक्ट का डेटा जब स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फाइल में डलवाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सीरियलाइजेशन या पिकलिंग कहते हैं। और ये काम करने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये काम हमारा ये डंप वाले फंक्शन के द्वारा, मेथड के द्वारा हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से अब क्या है हमारे पास कि जैसे मान लो बाइनरी फाइल में हमारा डेटा पड़ा हुआ है, अब मुझे उस डेटा को एक लिस्ट में यानी लिस्ट ऑब्जेक्ट में डलवाना है। ठीक है, तो बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्म में होगा, वो बेसिकली डेटा होगा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्म में। ठीक है जी। तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्म में जो बाइनरी फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को लिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दैट इज डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, या इसको हम लोग अनपिकलिंग भी कह सकते हैं, अनपिकलिंग। ठीक है जी। और ये काम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लोड वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ अब ये वर्क कैसे करेंगे आप ध्यान से देखना। सपोज मान लो मुझे डंप वाला मेथड चलाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने f इज इक्वल टू ओपन कर दिया, कोई फाइल मैंने ओपन करी, सपोज मान लो मैंने abc.dat नाम से फाइल है। अच्छा, मुझे इसमें डेटा डलवाना है तो मैं इसको राइट मोड में ओपन कर लेता हूं, लेकिन अब ये बाइनरी फाइल है तो याद रखना मुझे wb लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो हमने टेक्स्ट फाइल का देखा था, उसमें तो सिंपल w लिखने से काम चल जाता था, बट अब ये बाइनरी फाइल है तो यू हैव टू राइट wb। ठीक है, अच्छा अब सपोज मान लो आपने लिस्ट में कुछ डेटा डलवा लिया। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं जैसे 101 कॉमा अनुज कॉमा 16,500, सपोज ये डेटा डला हुआ है। अब मुझे इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का डेटा यानी लिस्ट ऑब्जेक्ट में, दैट इज लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे एल, इस डेटा को मुझे कहां पे डलवाना है, बाइनरी फाइल में, जो कि एफ नाम से रिप्रेजेंट हो रही है। तो देखो डंप वाला मेथड मेरा क्या हेल्प करेगा, डंप किसके अंदर है, पिकल के अंदर है ना, तो याद रखना मैं फिर इसको ऐसे लिखूंगा पिकल डॉट डंप। अब किसको डंप करना है भैया, ये एल का जो डेटा है
इसको कहां पे डंप करना है, बाइनरी फाइल में। बाइनरी फाइल वो जो एफ नाम से रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। सो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करके इस बाइनरी फाइल जिसको हम एफ ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ये इसको डाल देगा। ठीक है, तो डंप वाला मेथड इस तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, लोड किस लिए होता है कि भाई जो फाइल के अंदर यानी बाइनरी फाइल के अंदर जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में डेटा है उस डेटा को लिस्ट ऑब्जेक्ट में डालने के लिए। तो अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं तो जैसे मैं एफ इज इक्वल टू ओपन, सपोज फाइल का नाम वही हमारा abc.dat और रीड मोड में मैंने लिख दिया जी RB। ठीक है, ये डबल कोट्स लगा दिए। उसके बाद अब सपोज मान लो मुझे एल नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें फाइल से डेटा डलवाना है, तो किसमें डेटा डलवाना है, एल ऑब्जेक्ट में, और कहां से डलवाना है, फाइल से। तो मैं उसके लिए लिख दूंगा जी पिकल डॉट लोड और यहां पे उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, बस। तो भैया फाइल से डेटा एक रिकॉर्ड उठ के इस एल में आ जाएगा, और अगर ये वाला डंप लगाएंगे तो एल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो एफ में चला जाएगा, यानी एफ जिस फाइल को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें चला जाएगा। तो ये एक छोटी सी इसके बारे में समरी है। तो जब भी बाइनरी फाइल का काम करेंगे तो आपको ये इंपोर्ट पिकल लिखना है, और अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं तो डंप यूज कीजिए, डेटा पढ़ रहे हैं बाइनरी फाइल से तो लोड यूज कीजिए। ठीक है जी। और ये सीरियलाइजेशन, पिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन, अनपिकलिंग क्या होता है वो भी आपको पता लग गया ना। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, लिखता हूं यहां पे मैं, सो दैट ये जो मैंने अभी पढ़ा यहां पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी मेरे सामने नजर आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ प्लेयर्स लाइक, एक तो प्लेयर का कोड हो गया, ठीक है, प्लेयर का नेम हो गया, और वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है, और वो कौन सी कैटेगरी में खेलता है। ठीक है, सीनियर जूनियर जो भी है, तो ये सारा डेटा, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ प्लेयर लाइक दिस इन अ बाइनरी फाइल। ठीक है, जैसे मान लो बाइनरी फाइल मैंने लिख दिया यहां पे रिकॉर्ड डॉट डैट। ठीक है, तो रिकॉर्ड डॉट डैट नाम की एक बाइनरी फाइल में हमें ये लोगों के रिकॉर्ड डलवाने हैं। तो मान लो अगर मुझे इसी का फंक्शन बना के रखना है तो मैं किस वे में काम करूंगा। मान लो मैंने लिखा जी डेफ, और फंक्शन का नाम मान लो मैं लिख दिया स्टोर। ठीक है, अच्छा, और ये कोलन। सबसे पहले आपको एक काम यहां पे करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट कर लो जी पिक्कल को, क्योंकि भाई ये जो बाइनरी फाइल से काम करना होता है उसके लिए पिक्कल मॉड्यूल ही यूज होता है हमारा। सो इंपोर्ट पिक्कल डेफ स्टोर। अच्छा, अब देखो मैं क्या काम करना है, मेरे को तीन चीजें करनी है भाई। पहले फाइल को ओपन करो, ठीक है, फिर उस पे जो भी वर्क करना है वर्क करो, और जब वर्क खत्म हो जाएगा तो फाइल को क्लोज करो। बस सिंपल, ये तीन ही तरह से काम करने। तो पहला मैं फाइल को ओपन करता हूं, सो एफ इज इक्वल टू ओपन, और यहां पे आ गया अपना, जैसे फाइल का नाम हमें रिकॉर्ड डॉट डैट दे रखा है तो हमने लिख दिया जी यहां पे दैट इज रिकॉर्ड डॉट डैट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूं, यानी अपेंड मोड में ओपन कर देता हूं, बट बाइनरी फाइल है इसलिए मुझे बी भी लगाना जरूरी है। तो फाइल ओपन हो गई। अब हमें ये प्लेयर्स के रिकॉर्ड डलवाने हैं इसके अंदर। तो मैं ना अब एक काम करता हूं यहाँ पे, जैसे एक CH वेरिएबल ले लिया, उसको मैंने y असाइन कर दिया। फिर मैं लिखता हूं वाइल, जब तक कि भाई CH के अंदर यूजर जो वैल्यू y डलवाता रहेगा तब तक ये कोड चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने CH को y डलवा दिया सो दैट ये मेरा वाइल लूप फर्स्ट टाइम ट्रू हो जाए। ना अंदर आ गया, अब मैं ये सारी इंफॉर्मेशन पहले यूजर से इनपुट करा लूंगा। तो मैंने लिखा जी PC इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहां हो गया एंटर प्लेयर कोड। ठीक है जी, जो प्लेयर है उसका कोड नंबर जो भी है वो कोड नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला डेटा है, फिर प्लेयर का नाम लेना है। सो PN इज इक्वल टू इनपुट, और यहां आ गया एंटर प्लेयर नेम। तो हमने यहां पे प्लेयर का नाम भी ले लिया, एंटर प्लेयर नेम इज इक्वल टू। ठीक है जी, उसके बाद उसका स्पोर्ट्स मैं SP में ले लेता हूं इनपुट, और
एंटर स्पोर्ट्स कि भैया वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है, हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है, तो उसका स्पोर्ट्स भी इनपुट करवा लिया। एंड देन उसकी कैटेगरी ले लेता हूं, सो इनपुट और यहां आ गया एंटर कैटेगरी। सो भैया जो भी वो सीनियर जूनियर सब सीनियर जो भी है वो कैटेगरी अपनी एंटर कर देगा। तो भाई फर्स्ट रिकॉर्ड डालने के लिए डेटा मेरे पास सारा रेडी हो गया। अब मुझे पता है फाइल में, अगर बाइनरी फाइल में डेटा डालना है तो डंप से डल जाएगा, लेकिन पहले मुझे जो डेटा डलवाना है, यानी कि ये डेटा डलवाना है, पहले मुझे इसको लिस्ट में डालना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे एक एल नाम से लिस्ट ले ली, इज इक्वल टू, और ये जो डेटा है जैसे पीसी और पीएन कॉमा एसपी और कैट, सो मैंने ये सारी वैल्यूज ले ली। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, जैसे लिस्ट में सारा कुछ आ गया है, अब मुझे ये डेटा कहां पे डलवा देना है, इस फाइल में डलवा देना है। सो मुझे पता फाइल में डेटा डलवाने के लिए डंप वाला मेथड यूज होता है। डंप को कैसे यूज करते थे हम लोग, पिकल डॉट डंप, फिर जो लिस्ट है उसका नाम और फिर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, बस। तो मैं बस वही लिख रहा हूं, पिकल डॉट डंप, ठीक है जी। और पहले हम लिखेंगे लिस्ट का नाम, दैट इज एल, जो कि एल है, और फाइल ऑब्जेक्ट किस नाम से, एफ नाम से है, तो भाई एफ। तो ये क्या करेगा, जो अभी लिस्ट में जो पहला रिकॉर्ड मैंने डाला है वो फाइल में स्टोर कर देगा, ठीक है। अच्छा अभी जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहां पे बाकी लिख रहा हूं। अब देखो, अब इसी के नीचे अभी वाइल लूप में ही मैं हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे पूछ लूंगा अभी सी एच इज इक्वल टू इनपुट एड मोर, ठीक है। तो अब मुझसे बोला गया कि भैया मुझे और रिकॉर्ड देखने हैं इस फाइल के, क्या, ठीक है। तो सीएच के अंदर अगर यूजर ने वाई देगा तो फिर ये वापस ऊपर जाके चेक करेगा, सीएच के अंदर अगर वाई वैल्यू ही डली हुई है तो फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड की डेटा लेगा, फिर उस नेक्स्ट डेटा को मैं लिस्ट में डालूंगा, फिर इस डंप के द्वारा उसके रिकॉर्ड को मैं फाइल में डलवाता रहूं, डाल दूंगा, और फिर यूजर से पूछूंगा और रिकॉर्ड ऐड करने हैं। अगर मान लो यूजर ने फिर दोबारा से सीएच के अंदर वाई डलवाया, तो फिर जब वो ऊपर जाएगा चेक करने के लिए तो सीएच के अंदर फिर वाई मिलेगा, फिर अंदर आके वो थर्ड बंदे की एंट्री स्टोर करेगा, फिर उसको लिस्ट में डालेगा, और फिर डंप के द्वारा उस लिस्ट का डेटा फाइल में स्टोर करता रहेगा। और ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक मैं चॉइस यहाँ पे यस देता रहूंगा तब तक। जैसे मैंने चॉइस अपनी 9 दे दी, ये कोड खत्म। और इस वाइल लूप से बाहर आते ही मैं क्या करूंगा, पहले फाइल को बंद कर दूंगा, एफ डॉट क्लोज, ठीक है जी। तो ये मेरा जो स्टोर वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, ये स्टोर वाला फंक्शन मेरा जो फाइल है उस पर्टिकुलर फाइल का डेटा क्या कर देगा, उस फाइल के अंदर जो लिस्ट का डेटा है वो स्टोर कर देगा। यानी जितने भी प्लेयर्स का डेटा मैं लिस्ट में 1 बाय 1 डलवा के फाइल में ऐड करवाता जा रहा हूं, सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है जी। अब ये हमने देख लिया कि भाई लिस्ट में डेटा डलवाने का काम किस तरह से करना है। तो देखो पहले वही फाइल ओपन करी है, फिर ये वर्क करा है हमने, ये पूरा वर्क वाला पार्ट है, और फिर जब वर्क पूरा खत्म हो गया तो लास्ट में हमने फाइल को बंद कर दिया। अब आते हैं जरा और कोड करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मान लो यही मेरी फाइल है रिकॉर्ड डॉट डैट। अब मेरे पास नेक्स्ट प्रोग्राम आ गया, राइट अ फंक्शन दैट ओपन्स द फाइल, और उस फाइल का नाम है रिकॉर्ड डॉट डैट, ठीक है। रिकॉर्ड डॉट डैट ये फाइल है। अच्छा एंड मान लो मुझे बोल दिया डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज प्लेयर्स, ठीक है, हु प्ले इन सीनियर कैटेगरी, ठीक है। यानी कि मुझे उन प्लेयर्स के रिकॉर्ड दिखाने हैं जो बेसिकली सीनियर कैटेगरी में प्ले करते हैं, ठीक। सो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे। अब यहां पे जो बाइनरी फाइल वाला काम है उसको हमने किस तरह से इसको हैंडल करना है, जरा उसको बारे में समझ लो फटाफट। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा जी डेफ, और फंक्शन का नाम मैं कुछ भी ले लेता हूं, मान लो मैंने लिख दिया यहां पे शो, ठीक है जी, ये शो लिख दिया। अच्छा और जो पिक्कल वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना वो भूलना नहीं है, इंपोर्ट पिक्कल, ठीक है, क्योंकि इसी पिक्कल का लोड वाला मेथड यूज करूंगा, तो जब तक मैं पिक्कल इंपोर्ट नहीं करूंगा तो काम नहीं बनेगा। चलो जी अब वही काम, पहले फाइल को ओपन करते हैं। तो मैंने कहा एफ इज इक्वल टू ओपन, अब फाइल मेरी किस नाम से, रिकॉर्ड डॉट डैट नाम से फाइल है, और इस बार इसको रीड करना है तो मैंने आरबी मोड लिख दिया, तो मेरी फाइल ओपन हो गई।
अच्छा, अब मुझे फाइल से सारे रिकॉर्ड्स पढ़ने, ठीक है। अच्छा, सारे रिकॉर्ड्स पढ़ने और उनमें जिन जिन की कैटेगरी सीनियर होगी उनको दिखाना है मुझे, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा कि फाइल में से रिकॉर्ड पढ़ूं कैसे? तो मैंने बोला भाई सिंपल है, अभी हम लोगों ने एक ये लोड वाला मेथड देखा तो है, इससे आप फाइल के रिकॉर्ड लोड कर लो। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं ये लगाता हूं सपोज अभी। अब मैंने क्या करा, यहां पे लिखा जी L इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड और F। तो मैंने कहा ये चलाऊंगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि इस F जिस फाइल को रेफर कर रहा है उस फाइल में से जो पहला रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड इस L के अंदर आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, यानी कि सारे रिकॉर्ड नहीं, ये सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड उठा के L में डालेगा। चलो वो L में तो डाल देगा और उसके बाद मैं उस रिकॉर्ड को प्रिंट भी कर दूंगा सपोज अभी। बट फिर समस्या ये है कि भैया मुझे अब दूसरा रिकॉर्ड भी पढ़ना होगा तो मैं इस लाइन को दोबारा चलाऊंगा, तीसरा रिकॉर्ड पढ़ना होगा तो मैं इस लाइन को तीसरी बार चलाऊंगा, चौथी बार चलाऊंगा, पांचवी बार चलाऊंगा। तो किसी ने बोला कि भैया यार इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है, लूप लगा दो ना यार। तो मैंने कहा हाँ यार लूप लगा देता हूं। लेकिन अब समस्या ये है कि भैया उस फाइल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने टाइम से ये दोनों कोड चलने चाहिए, दोनों लाइनें चलनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्या पता कि फाइल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है यार। क्योंकि मुझे अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये बोला गया कि एक फाइल है रिकॉर्ड डॉट डैट, उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं हमें नहीं पता। लेकिन उसके बाद बोला है कि डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोस प्लेयर्स हु प्ले इन सीनियर कैटेगरी, और हमें बोला कि भैया उसके उस फाइल के अंदर जितने मर्जी रिकॉर्ड है आपको सिर्फ उन लोगों के रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो जिनकी कैटेगरी सीनियर है, यानी सीनियर प्लेयर जितने भी उनके डेटा दिखा दो मुझे। अब मैंने कहा यार ये पिकल डॉट लोड वाला फंक्शन तो है, लेकिन ये तो एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड एल में डलवाएगा, ठीक है जी। तो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे देखने में ये लूप चला दूं, लेकिन मेरे सामने समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो गई कि इस फाइल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने ये हैं, ये मुझे कैसे पता लगेगा। मैं अगर मान लो फॉर लूप के अंदर भी ये दोनों लाइनों को लिख दूं तो भैया मुझे ये तो पता होना चाहिए कि भैया कितने तक चलाऊं मैं फॉर लूप। तो अब मैंने कहा यार अब क्या करूं भाई, इस तरह से तो काम नहीं बन पा रहा मेरा। अब मैं ना इसके कोड को लिखने से पहले, आगे कोड जो लिखना है मुझे उसको लिखने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूं एंड देन उसके बाद वापस इस कोड पे आएंगे। तो जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज है, देखो एक पहले मैं एक छोटा सा कोड लिख रहा हूं। सपोज मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहां पे मैं यूजर से एंटर नंबर 1 ये इनपुट करवा लिया मैंने। b इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहां पे आ गया एंटर नंबर 2 इक्वल टू, ठीक है ये हो गया। अब उसके बाद मैंने करा c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, और फिर उसके बाद मैं करता हूं प्रिंट c। अब मैंने कहा यार ये कोड है, तो अब माइंड में आया कि ठीक है भाई कोड तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, पर समस्या है कहां यहां पे। इस कोड के द्वारा मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं अब जरा उसको देखते हैं। सपोज क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मैंने इस कोड को रन किया, तो भाई पहले मुझसे पूछा गया एंटर नंबर 1, मान लो मैंने दे दिया 8। मैंने क्या इनपुट किया, मैंने इनपुट कर दिया 8। फिर एक बार और पूछा गया मुझसे एंटर नंबर 2 इज इक्वल टू, मान लो मैंने एंटर कर दिया 4, और 4 लिखने के बाद मैंने एंटर मारा तो b के अंदर 4 आ गया, ठीक है। अच्छा अब c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b है, तो इसका मतलब भैया ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4। सो ये ऑब्वियसली मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन जैसे मुझे पता है कि भैया ये फ्लोर डिवीजन, ये डिवीजन वाला ऑपरेटर होता है, आंसर हमेशा डेसिमल में देता है। सो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 2.0। चलो जी एक बार और इस कोड को रन करते हैं। अब इस बार मुझसे फर्स्ट दोबारा से पूछा गया एंटर नंबर 1, मान लो मैंने दे दिया 0, मैंने क्या इनपुट किया 0। फिर मुझसे पूछा गया एंटर नंबर 2,
और मैंने एंटर कर दिया 4। तो चलो जी, अब c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b होना है। सो इट विल बी, ये ऐसा हो जाएगा c इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4। तो कोई बात नहीं, ये सॉल्व होगा और c के अंदर वैल्यू 0 आएगी। सो अब यहां पे जब आउटपुट आपको दिखाई देगा, सो आउटपुट आपको, अब ये डेसिमल वाला ही आएगा तो 0.0 आ जाएगा आपके सामने आउटपुट। अब हमने कहा भाई ये सब तो ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां आ रही है। अब देखो, मैंने तीसरी बार इसको रन किया, मुझसे मांगा गया एंटर नंबर 1, मैंने 4 दे दिया। ठीक है, मैंने नंबर 1 क्या दे दिया, 4। और जब मुझसे एंटर नंबर 2 मांगा गया तो मैंने 0 दे दिया। अब ये c भाई लगा a डिवाइड बाय b करने में, इसका मतलब ये c जो है ये 4 डिवाइड बाय 0 इसको सॉल्व कर रहा है। एंड और हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी क्यों, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है, यानी कि 4 को 0 से डिवाइड करने वाली जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन का ना कहीं एंड नहीं होगा, ये कैलकुलेशन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैथ्स में इस कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां पे एक सिंबल यूज कर लिया, इंफिनिटी, कि भैया इस कैलकुलेशन का कोई अंत नहीं है, तो इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, इंफिनिटी। लेकिन ये तो मैथ्स में हुआ ना, लेकिन यार हम तो कंप्यूटर में प्रोग्राम बना रहे हैं, और कंप्यूटर के सामने तो भैया जो एक्सप्रेशन आएगी वो तो उसको सॉल्व करने बैठ जाएगा। तो जैसे ही कंप्यूटर को ये एक्सप्रेशन मिलेगी, भैया वो तो इसको सॉल्व करने के लिए बैठ गया। अच्छा, अब ये जब एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा, तो जैसे जैसे एक्सप्रेशन सॉल्व होती जाएगी तो मेमोरी भी कंज्यूम करेगी ये कैलकुलेशन। तो भाई पहले जैसे मैंने बताया था कि पहले ये कैलकुलेशन सारी आपकी रैम में चलेगी, यानी कि जो भी इस कैलकुलेशन को मेमोरी चाहिए वो सारी की सारी उसको रैम में मिलेगी, दैट इज रैम या मेन मेमोरी जो कह लीजिए। ठीक है, लेकिन अब हमारी रैम भी तो एक लिमिटेड है, बट ये कैलकुलेशन तो इनफाइनाइट है। तो यानी कि ये कैलकुलेशन चलती जाएगी, मेमोरी कंज्यूम करती रहेगी, और एक समय ऐसे आएगा जब रैम भर जाएगा पूरा। अब भैया रैम भर गया, अब क्या होगा कि भैया अब ये एक कंसेप्ट आता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, उसके दौरान क्या होता है कि अगर सपोज मान लो रैम फुल हो जाती है, तो सिस्टम हार्ड डिस्क की कुछ स्पेस को यूज कर लेता है काम के लिए। ठीक है, तो चलो भाई, हमने कहा चलो हार्ड डिस्क का कुछ एरिया भी दे दिया इसको कि भैया इस कैलकुलेशन के लिए हार्ड डिस्क का वो एरिया भी दे दो। अब मैं कहता हूं कि भाई हार्ड डिस्क का जितना मर्जी एरिया अलॉट कर दो, ये कैलकुलेशन तो रुकने वाली है ही नहीं, ये तो वो एरिया भी भर देगी। अब उसके बाद ये क्या करेगी, क्या ये कैलकुलेशन रुकेगी, नहीं। तो अब ये कैलकुलेशन क्या करेगी, ये फोर्सिबली हार्ड डिस्क में और जो भी प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं या और जो भी ऐप सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर ओवरराइट करने लगेगी। और अगर इसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के ऊपर ओवरराइट कर दिया तो क्या होगा, आपका विंडो करप्ट हो जाएगा। तो हमने देखा अबे यार इतनी छोटी सी चीज और भैया ये इतना बड़ा बवाल। तो अब मैंने कहा कि क्या करूं मैं यहां पे। तो अब ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कंसेप्ट आया है, और उस कंसेप्ट के अंदर हमें एक ट्राई ब्लॉक मिला हुआ है और एक एक्सेप्ट ब्लॉक मिला हुआ है। अच्छा, मैंने कहा यार ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक मिला हुआ है और एक एक्सेप्ट ब्लॉक मिला हुआ, क्या होगा इसमें यार। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप उन स्टेटमेंट्स को मेंशन करेंगे जिनमें आपको लगता है कि यार एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या करोगे कि इनकेस अगर एरर आती है तो होगा क्या। देखो ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट को डालने से बेनिफिट क्या है कि अब क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक जो है ना वो मॉनिटर करेगा कि जो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हो रही हैं उनको, अगर उन स्टेटमेंट्स सब कुछ सही सही रहा तो कोई बात नहीं, आगे काम होगा। लेकिन इनकेस अगर उसमें लगा कि भाई उसको एरर आने के चांसेस हो रहे हैं, तो वो कंट्रोल को उसी समय ट्राई ब्लॉक से जंप करवा के सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक पे भेज देगा। अब जरा जो ये कोड मैंने लिखा, मैं इसी को ट्राई और कैच ब्लॉक से बना के दिखाता हूं आपको। तो भाई a इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा इंट इनपुट, और वही लिख दिया जी मैंने एंटर नंबर 1। ठीक है, और फिर b इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहां लिख दिया हमने एंटर नंबर 2। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, अब देखो ये मैंने ऐसे डाल दिया। अब मुझे पता है कि भैया यार डेटा इनपुट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो रही है, मेन प्रॉब्लम तो इस पार्ट से स्टार्ट हो रही है हमारी।
तो जहां से भी आपकी प्रॉब्लम का स्टार्टिंग हो रही है वहां पे आप लिखोगे पहले ट्राई, ट्राई स्मॉल लेटर्स में लिखना है और देन कोलन, और एंटर मारोगे, फिर ट्राई के अंदर आप लिख दो C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B एंड प्रिंट C। और उसके बाद आप लिखोगे यहां पे एक्सेप्ट, और यहां पे मान लो मैं लिख देता हूं, एक मैसेज दिखा देता हूं, प्रिंट डिवीजन बाय 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखो क्या होगा यहां पे जब ये मेरा कोड रन होगा। सो मान लो सिचुएशन 1 ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं कि हमसे पूछा गया एंटर नंबर 1 इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया 8, ठीक है, और फिर जब मुझसे पूछा गया एंटर नंबर 2 इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया 4, ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए। अब उसके बाद जब वो ट्राई में आएगा तो इस बार ये स्टेटमेंट C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B यानी 8 डिवाइड बाय 4 आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आंसर आ गया इसका 2.0। तो उसने प्रिंट C किया यानी कि आउटपुट में आपको 2.0 दिखाया, और उसके बाद आगे चला गया, यानी कि एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं किया उसने, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज रह गया, आगे बढ़ गया वो। अच्छा, ये तो हो गया केस 1 जहां पे कोई एरर आई नहीं थी, लेकिन अब मैं केस 2 लेता हूं जहां पे एरर आ रही है। सो मान लो जैसे मुझसे पूछा गया एंटर नंबर 1, तो मान लो मैंने 4 दे दिया, और जब मुझसे पूछा गया एंटर नंबर 2, मान लो मैंने 0 दे दिया। अब वो ट्राई ब्लॉक के अंदर आया, अब उसने पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, C इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 0। यहां जैसे ये स्टेटमेंट को चलाया उसको समझ में आ गया कि भैया ये तो एरर क्रिएट कर रहा है, तो उसी समय ऑन द स्पॉट आपका कंट्रोल यहां से जंप करके सीधा कहां पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, यानी कि उस कैलकुलेशन को उसने मिडल में ही स्किप करा और कंट्रोल को सीधा यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ट्राई ब्लॉक को समझ में आ गया कि भैया इस जो ये वाली स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से एरर आने के चांसेस बन रहे हैं, तो उसने उसी समय स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बजाय कंट्रोल को यहां से यहां सेंड कर दिया, और वो यहां पे आपको एक मैसेज दिखा दिया उसने, दैट इज डिवीजन बाय 0 इज इंफिनिटी। ठीक है जी, तो उसने ये मैसेज आपको यहां पे दिखा के काम खत्म किया। सो ये हमारा ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का था। अब इस ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को मैं वहां पे फाइल से डेटा रीड करने वाले जो वर्क है उसमें यूज करूंगा। अब देखो यहां पे मैं इसको किस तरह से यूज करता हूं, अब देखें यहां पे। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो फाइल ओपन हो गई, ओपन होने के बाद मैंने यहां पे लगाया, ब्लू पेन ले लेता हूं, ओपन करने के बाद मैंने लिखा यहां पे ट्राई कोलन, और उसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगाया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना फाइल के अंदर रिकॉर्ड कितना है, तो मल्टीपल टाइम्स मुझे लोड वाली स्टेटमेंट चलानी पड़ेगी, तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैंने कहा वाइल लिखूंगा पर कंडीशन क्या डालूं, मैंने यहां पे लिख दिया वाइल ट्रू। अच्छा जी, पर मैंने कहा भाई ट्रू लिखा है तो ट्रू, तो ये तो वाइल लूप चलता ही जाएगा, क्योंकि होता क्या हमेशा कि वाइल के साथ जो कंडीशन होती है उसको चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल के अंदर का काम होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वाइल के अंदर का काम होता ही नहीं। लेकिन मैंने तो यहां लिख ही दिया ट्रू, तो यानी कि काम तो होता ही रहेगा। मैंने कहा चलो होता रहेगा ना, अभी आगे उसको मैनेज करते हैं। तो पहले हमने करा L इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और यहां पे मैंने F फाइल को लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, F वाली फाइल का जो डेटा है वो L वाले में लोड हो गया, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड L में आ गया। अच्छा, यानी कि जो L है ना, इसके अंदर क्या क्या आ गया होगा यार, एक तो प्लेयर का कोड आ गया होगा, प्लेयर का नाम आ गया होगा, वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है वो आ गया होगा, और उसकी कैटेगरी क्या है वो आ गई होगी। नाउ अब L लिस्ट है, एक तरह से इसका मतलब जो फर्स्ट रिकॉर्ड आया है तो L की 0 पोजीशन में फर्स्ट रिकॉर्ड का कोड है, 1 पे नाम है, 2 पे स्पोर्ट्स है, और 3 पे कैटेगरी है। अब जो क्वेश्चन मुझे बोला गया उसमें बोला गया अगर कैटेगरी सीनियर है तब उसको डिस्प्ले करो। तो देखो अब मैं चेक करूंगा कि इस एल वाली लिस्ट का 3rd नंबर पोजीशन का जो डेटा है, तो मैंने कहा इफ L ऑफ 3 इज इक्वल टू सीनियर, सो अगर 3rd नंबर पोजीशन का डेटा सीनियर के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो सीनियर के बराबर है
तो उसके रिकॉर्ड को मुझे दिखाना है। ठीक है जी। सो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी प्रिंट एल, यानी कि वो रिकॉर्ड दिख गया। और अगर वो सीनियर के बराबर नहीं होगा तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, एज इट इज छोड़ दो। चलो जी। अच्छा मैंने कहा चलो जी, इसने फर्स्ट रिकॉर्ड डाला, फिर चेक करा कि उसका जो कैटेगरी वाला जो डेटा है वो सीनियर के बराबर है तो वो रिकॉर्ड दिखा देगा, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अब मैंने यहां पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख दिया, और इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैंने क्या लिखा, फाइल को क्लोज कर दिया, f.close। अब मैंने कहा चलो वो तो है, लेकिन अभी कैसे वर्क होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर कि ये जो फाइल है मेरी, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मान लो 3 रिकॉर्ड डले हुए। पहला है अमित हॉकी, और ये जूनियर कैटेगरी में। नेक्स्ट रिकॉर्ड है 2 सचिन, ये भी हॉकी, बट ये सीनियर कैटेगरी के अंदर है। और थर्ड रिकॉर्ड ले लेते हैं पूजा, ये मान लो बॉक्सिंग में है, और ये भी सीनियर कैटेगरी में। और एक फोर्थ भी ले लेते हैं, सपोज मान लो हमने लिख दिया दया, ये भी बॉक्सिंग में है, बट ये जूनियर कैटेगरी में। ठीक है, चलो ये रिकॉर्ड डले में। तो देखो फाइल ओपन हो चुकी है, फाइल पॉइंटर हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड के आगे था। ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर आए वाइल ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू है तो भाई आंसर तो, कंडीशन तो ट्रू ही हुई, वो अंदर आएगा। जब फर्स्ट टाइम ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, एल के अंदर पहले बंदे का रिकॉर्ड यानी कि 1 अमित हॉकी और जूनियर, ये डेटा था उसका, वो आ गया इस एल के अंदर, ये रिकॉर्ड आ गया। अब 0 पोजीशन पे ये है, 1 पे ये, 2 पे, 3 पे जूनियर लिखा हुआ है। तो वो चेक करेगा कि इस लिस्ट के 3rd नंबर पोजीशन पे क्या सीनियर डला हुआ, नहीं भाई वो तो जूनियर है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो यहां उसने ये कुछ काम नहीं किया, और फिर यहीं से वो वापस ऊपर चला गया। ठीक है जी। नाउ ऊपर गया, ऊपर जाके फिर वही वाइल में ट्रू ही है तो ऑब्वियसली कंडीशन सही मानी जाएगी, फिर अंदर आ गया। फिर ये वही लाइन चली। अब क्या हुआ कि अब इस लाइन पे चलने पर अब एल के अंदर दूसरा रिकॉर्ड आ गया, यानी कि 2 सचिन हॉकी और सीनियर। ठीक है, ये रिकॉर्ड आ गया। अब हुआ क्या, उसने चेक किया क्या 3rd पोजीशन का डेटा सीनियर है, ऑब्वियसली 3rd पोजीशन का डेटा सीनियर है, तो उसने प्रिंट एल कर दिया, यानी कि यहां पे आपको 2 सचिन, ठीक है, कॉमा हॉकी और कॉमा सीनियर। ठीक है, तो ये आपको डेटा वहां पे नजर आ जाएगा सारा एज इट इज। अच्छा जी, उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर वाइल ट्रू ही है तो भैया फिर अंदर आया। फिर उसने अब तीसरा रिकॉर्ड रीड करा, सो भाई अब 3rd पूजा का रिकॉर्ड आ गया है यहां पे, बॉक्सिंग और सीनियर। ठीक है जी, तो ये भी सही है बिल्कुल। तो अब क्या होगा, फिर वो आके चेक करेगा कि 3rd पोजीशन का डेटा सीनियर है, ऑब्वियसली यस इसके 3rd पोजीशन का डेटा सीनियर है, तो भैया ये रिकॉर्ड भी दिखाओ। तो 3rd यहां पे पूजा और बॉक्सिंग और सीनियर। ठीक है जी, सो ये रिकॉर्ड यहां पे पूरा नजर आ गया। उसके बाद अगेन ऊपर गया। नाउ अब इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, दैट इज 4th रिकॉर्ड आएगा दया का, जो कि बॉक्सिंग में ही है, बट फिलहाल ये जूनियर कैटेगरी में। ठीक है, तो एल में ये रिकॉर्ड आ गया, लेकिन जब वो चेक करेगा कि एल की 3rd पोजीशन का डेटा क्या सीनियर है, नहीं भाई वो तो नहीं है, तो जूनियर है, तो ये तो गलत हो गई कंडीशन, तो उसने प्रिंट नहीं किया। नाउ अब इसके बाद ये अगेन ऊपर गया, ऊपर गया, अब वाइल ट्रू लिखा है तो फिर अंदर आ जाएगा। लेकिन इस बार जब ये पिकल डॉट लोड वाली लाइन चलाएगा तो भैया अब तो उसने सारे रिकॉर्ड्स पढ़ लिए ना, अब कोई रिकॉर्ड बचा उसके लिए पढ़ने के लिए, नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं बचा हुआ उसके पढ़ने के लिए। सो अब क्या होगा, अब ये यहां पे एरर क्रिएट हुई। ठीक है, सो इसने आपको क्या करा, जैसे ही वो एरर क्रिएट हुई तो ट्राई ब्लॉक ने कंट्रोल को सेफली यहां से उठा के कहां जंप करवा दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक में। ठीक है, सो भैया सीधा वो यहां से जंप करके एक्सेप्ट ब्लॉक में गया और वहां जाके फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है जी, बात इतनी। तो जब तक ये लोड वाला फंक्शन सही चलता रहेगा तो वो डेटा आपको डिस्प्ले कराता रहेगा, चेक करके जो भी करना है। और जैसे ये कंडीशन, जैसी जैसी ये स्टेटमेंट एरर क्रिएट करेगी, यानी कि जब
फाइल के सारे रिकॉर्ड्स पढ़ लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है। तो उस केस में ये लोड वाला फंक्शन चलाओगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा। तो ये एरर नहीं आने देगा। जैसी एरर वाली सिचुएशन आई उसने कंट्रोल को यहां से जंप करा के सीधा यहां एक्सेप्ट ब्लॉक पे डाल दिया। और भाई सीधी सी बात है, एक्सेप्ट ब्लॉक में आ गया तो मैं इसको फाइल को बंद करवा देता हूं, एफ डॉट क्लोज। ठीक है। सो ये वाइल जो ट्रू लिखा हुआ है तो इससे घबराने की बात नहीं कि ट्रू से तो हमेशा चलता रहेगा, नहीं। जिस बार लास्ट पॉइंट जब होगा जिसमें रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ये एरर क्रिएट होगी, और एरर जैसी क्रिएट होगी तो कंट्रोल यहां से जंप करके अपने आप इस वाइल लूप से बाहर आ गया सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक पे। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये सारी याद रखना, क्योंकि पेपर में आपको इसी तरह से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे ब्लैंक लाइनें छोड़ रखी होंगी, और आपको वहां पे ये डिसाइड करना है कि भाई इस लाइन में क्या लिखा जाएगा, उस लाइन में क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी। सो ये दो कोड आपको ध्यान में रख के चलने हैं, इसी के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन आएंगे जो भी आने। नाउ तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बता दिया मैंने इसमें आपको। सो ये हमारा क्या था, जो भी हमारी ये जो बाइनरी फाइल है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बाइनरी फाइल के साथ हम लोगों ने किस तरह से ये काम करना है। ठीक है। तो उसमें बाइनरी फाइल से कैसे रिकॉर्ड डलवाने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो दोनों ऑप्शन हमने इसमें देख लिए। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।